तो सर्वप्रथम समय को नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी टॉपिक के ऊपर नहीं बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, मैकियावेली के ऊपर और जीन पॉल सार्त्र के ऊपर। बीच बीच में कुछ जो पॉइम्स हैं, कविताएं हैं, उसको भी मैं प्रकाशित करता रहूँगा अपने वीडियोस के माध्यम से। हो सके तो मेरी जो आईडी है या पेज है डेथ रैपर के नाम से, सनम आमूर फाती के नाम से, उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारी कविताएं और फिलॉसफीज़ और ध्यान, मेडिटेशन और बहुत जो जीवन के जो बहुत ही गहरे प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चाएं और प्रकाश आपको मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कविता के ऊपर। तो इंग्लिश जो एक पोइट हुए उनका नाम है ब्लैक। ब्लैक ने एक कविता लिखी है दोस्तों। कविता तो नहीं कह सकते हैं, कविताएं तो बहुत सी लिखी है। इंग्लिश में जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ है, आपके विलियम शेक्सपियर है। शेक्सपियर की जो कविताएं हैं वो कितनी चुनिंदा कविताएं हैं, सौंदर्यवान कविताएं हैं। और वाल्ज़ाक जैसे जो लेखक कहें, पोइट कहें, और भारत के भी बहुत से पोइट हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए। और यदि हम वेस्टर्न पोइट्स की बात करें, वर्ड्सवर्थ हो गए और बोर्गेस हो गए। इनके नाम बहुत अलग अलग होते दोस्तों। विलियम हो गए, निकोलस हो गए। ऐसे ही फेमस जो कविताएं जो लिखते हैं उनमें से ब्लैक है। तो ब्लैक ने कहा है दोस्तों, ऐसा माना जाता है, एक कथन है कि ब्लैक ने अपने जीवन में बहुत सी कविताएं लिखी है और कुछ कविताएं अधूरी भी छोड़ी है। तो कविताएं जब हम लिखते हैं दोस्तों तो उसके लिए मर्म का होना बहुत ज़रूरी है, ज़ख्म का होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको कोई ब्लैक की कोई कविता नहीं सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको ब्लैक का एक किस्सा सुना रहा हूँ। जो विलियम ब्लैक है, ब्लैक कहते हैं उन्हें। तो ब्लैक ने एक बार ऐसा किया दोस्तों, वह कविताएं लिखते रहते थे। वह सत्य के बहुत खोजी थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो कविता लिखता है वो भी एक सत्य का खोजी होता है। और भगत सिंह ने भी कहा है दोस्तों, पागल, प्रेमी और कवि, इन तीनों का जो माइंड सेट है वो एक जैसा होता है दोस्तों। तो कविता के क्षेत्र में ब्लैक का बहुत योगदान है। तो ब्लैक एक बार अपने बेडरूम में सोए हुए थे, लगभग रात के 3-4 बज रहे थे और वे कविताएं लिख रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ दोस्तों, आकाश से बगुलों की कुछ कतारें गुजरी रात को 3-4 बजे। और उस दिन शायद चांद बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बड़ा था, प्रकाश था चांद का। तो वहीं पर उन्होंने बगुलों को उड़ते हुए देखा और ब्लैक ने कहा दोस्तों कि मैं आज तक कविताओं में सत्य ढूंढ रहा था, मगर सत्य तो हमेशा हमेशा से इस दुनिया में रहता है। तो ब्लैक ने जब देखा दोस्तों बगुलों की कतारों को उड़ते हुए, तो ब्लैक कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, अंतर चेतना में चले गए दोस्तों। उन्होंने कविता नहीं लिखी, कविता को अधूरा छोड़ दिया और वे उस पल को बार बार याद करने लगे। तो उन्होंने कहा दोस्तों, कविता तो एक ऊर्जा है। यदि आप आकाश में देखते हैं कि पंछी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, जिसकी आंखें बहुत शुद्ध होगी उसको पक्षी नहीं दिखाई देगा, उसको सिर्फ एनर्जी दिखाई देगी। ये जो व्याख्यान मैंने किया है दोस्तों, ये मैंने सुना था, कहीं पर पढ़ा था मैंने। तो ये जो व्याख्यान मैंने बताया विलियम ब्लैक का, बहुत से और भी पोइट्स हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, विलियम शेक्सपियर हुए, और आपके जो एक और जो पोइट्स हैं वेस्टर्न या फिर इंग्लिश जो पोइट है
उनका नाम है विलियम, और एक निकोलस हुए। और भारतीय जो हम यदि साहित्य पढ़े तो वहाँ भी बहुत सी कविताएं हमें मिल जाती है, और वेस्टर्न कविताएं भी मिल जाती है। मगर दोस्तों, कविता लिखने के लिए आपको मरहम चाहिए। कविता लिखने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। कविता लिखने के लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको एकेडमिक क्षेत्र में जाना तो होगा, मगर कविताएं जो है हृदय से फूटती है दोस्तों। जब हम किसी को देखते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ एक कविता जो मेरे हृदय से फूटी है, आज ही फूटी है दोस्तों, या फिर कहीं अस्तित्व में आई है। आज है दोस्तों 19 दिसंबर 2025। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों। लगभग पिछले साल दोस्तों 25 अक्टूबर 2024 को एक दुर्घटना हो गई थी मेरे साथ दोस्तों। मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक में। अब ऐसे शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा फिलॉसफी वाले कि मेरे शरीर का एक्सीडेंट हुआ था, मैं यहाँ यही कहूँगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि मैं बहुत मजबूत है दोस्तों हमारा। मैं को मजबूत करने के लिए सोसाइटी है, बुक्स है, माता पिता है, समाज है, वो हमारे मैं को संतुष्ट करते हैं। यदि हम किसी को पूछे आप क्या है, तो वो कहते हैं मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ। तो मैं को हमने बहुत संतुष्ट किया है, बहुत ज़्यादा हमने मैं के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है। तो इसीलिए तो दोस्तों मैं को संतुष्ट या फिर मैं के ऊपर इतना बल दिया गया है। तो मैं बात आगे करता हूँ दोस्तों। तो आज मैं गया था दोस्तों, एक दुकान में गया था मैं। क्योंकि अब ऐसा होता दोस्तों, पहले मैं एक्सीडेंट से पहले मैं जैसे अंडे वगैरह नहीं खाता था। तो मैं राजी दीक्षित को सुनता था और एक डॉक्टर है उनको भी सुनता था। तो वो कहते हैं कि अंडे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अंडे जो है दोस्तों वो मुर्गे की मेंसीज़ है। मेंसीज़ मतलब समझ रहे हैं दोस्तों आप। मेंसीज़ मतलब है महाबारी या महामारी, महाबारी कहते हैं मुझे लगता है इसको। तो वो मुर्गे का मतलब मुर्गे का जो बेस्ट पार्ट है वो अंडे है। मगर डॉक्टर ने मुझे कहा दोस्तों आपको अंडे खाने पड़ेंगे, 3 अंडे खाइए, 4 अंडे खाइए, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा यदि ठीक होना है। क्योंकि साइंस हमेशा फैक्ट पे चलती है दोस्तों। और शायद लगता है मुझे वे साइंस की वजह से ही बच पाया हूँ। हाँ, कुछ एनर्जीज़ भी है जिनको मैं नहीं नकार सकता, उनसे भी बचा हूँ। मगर बचने का कारण वही है दोस्तों, अभी प्रारब्ध है दोस्तों, प्रारब्ध चला है। अभी प्रारब्ध है, प्रारब्ध भोगना पड़ता है दोस्तों। तो जो पोइम है दोस्तों वो मैंने आज लिखी है। अब मैं को मैं मजबूत नहीं कर रहा हूँ, मगर इसी भाषा में कहना पड़ेगा कि पोइम मैंने लिखी है। तो जो पोइम है दोस्तों वो संघर्ष के ऊपर है। या मैं पढ़ के ही आपको उस पोइम को सुनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं जवानी पोइम आपको सुना रहा हूँ। तो शौक़ हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए दोस्तों। तो पहले मैं शायरी वगैरह भी लिखता था, तो इसीलिए मैंने अपना सांसारिक नाम रख दिया था दोस्तों, सनम आमोर फाती। तो उसमें शायरीज़ वगैरह लिखी है। तो मुझे जो यूट्यूब है ये मुझे बहुत अच्छा माध्यम लगा अपनी बातों को रखने का, कि जिससे लोगों को भी सीख मिले और धीरे धीरे हम अपना भी विकास करते रहे। चलो, विकास की भाषा भी एक बेईमानी है दोस्तों। व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं कि संघर्ष की भाषा ही बेईमानी है। इस शब्द को समझने के लिए, इस वाक्य को समझने के लिए आपको बहुत गहरी समझ चाहिए, बहुत ऊंची समझ चाहिए। तो पोइम है दोस्तों, उसको सुनिएगा, संघर्ष। ये मैंने एक व्यक्ति को देखा और मैंने बातचीत उससे बहुत कम की। यही दोस्तों मुझे मिला था वो। अब मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूँ। वो दोस्तों जैसे एक तरह से कह सके कि अपने जीवन यापन के लिए वह बस दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। शायद मुझे लगता है वो लेंटर वगैरह बनाते हैं या घर वगैरह बनाते हैं। तो है तो लोकल ही है वह। वैसे इस काम को ज़्यादातर जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वो करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। और ये बहुत बड़ी कलाकारी भी है दोस्तों। अब लेंटर बनाना है, बहुत बड़ी कलाकारी है ये। तो देखिए दोस्तों, जब मैं उस व्यक्ति से मिला तो मैं अंतर चेतना में चले गया, एकदम चले गया दोस्तों में।
तो मेरी बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा मुझे, मैं बिल्कुल सत्य घटना ही बताऊंगा आपको। मैं दुकान गया था, तो वहाँ पे मैं गया था दोस्तों। जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको सूप वगैरह पीना होगा, जो सूप वगैरह जो पीते हैं, जो नॉन वेज सूप होता है उसको पीजिए आप, उससे आपकी रिकवरी जल्दी होगी। तो वहाँ मैं गया था, तो वहाँ मुझे वो व्यक्ति मिला दोस्तों, उसको देखा मैंने। उसकी स्वेटर थी दोस्तों, जैसे जो पुराने टाइप में जो लगाते हैं, जिसको कह सकते हैं कि जो सिलाई वाली स्वेटर होती है, वैसी स्वेटर हमारे एक प्रोफेसर थे, उनका नाम है डॉक्टर सुमित, कुल्लू कॉलेज में प्रोफेसर है। तो वो भी वैसी स्वेटर लगाते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी को बस्तर देख के जज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि सौंदर्य जो है व्यक्ति की आंखों में ही होता है। चीनी जो विचारक है लाओ त्ज़ू, उन्होंने भी कहा है कि सौंदर्य कहीं नहीं है, सौंदर्य हमारी आंखों में ही होता है। हम वही देखते हैं जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं। अगर देखना हो तो हम दो शब्दों के बीच में गैप को भी देख लेते हैं, मौन को भी देख लेते हैं। यदि हमें देखना हो तो हम गाली में भी प्रेम देख लेते हैं। तो इसलिए सदगुरु ओशो ने भी कहा है कि विपरीत संयुक्त है, जो गाली दे जाता वो प्रेम है। बड़ी अटपटी सी बात लगे कि आपको कि जो गाली दे रहा वो प्रेम कैसे हो सकता है, क्योंकि गाली देना जो है वो प्रेम का ही एक रूप है। सिक्का हेड है तो टेल है, टेल ऊपर आएगा तो हेड नीचे जाएगा। ये नहीं है दोस्तों कि हेड ही ऊपर आए। तो अब जो कविता है उसके ऊपर हम जाएंगे, और मैं इसका मरहम भी बताऊंगा आपको। बीच बीच में मैं कविताएं लिखता रहता हूं दोस्तों, मेरी बहुत सी कॉपियां भरी पड़ी है, लगभग 15-20 कॉपियां भरी पड़ी है। तो मैं कभी कभी सोचता भी था कि इतनी कॉपियां मैं क्यों भरता हूं, मुफ्त में मैं पेन क्यों घिसता हूं। मगर भाव है दोस्तों, तो मुझे यूट्यूब अच्छा माध्यम लगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई देखेगा। अभी मेरा ये भी एक अहंकार ही होता है दोस्तों, कि कोई देखेगा, चैनल कुछ होगा, फलाना होगा। ये सब चीज़ें दंभ की है, मगर व्यक्ति द्वंद्व में भी हमेशा रहता है। तो मैंने वो कविता लिखी दोस्तों, वो जो हमारे भ्राताश्री कहूँगा मैं उन्हें, छोटी उम्र के ही है, लगभग 25-30 साल के हैं, मगर उनके जो चेहरे की जो आभा है दोस्तों, वो किसी बुद्धत्व से कम नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा दोस्तों? क्योंकि मैंने ताओ उपनिषद पढ़ा था दोस्तों, तो उसमें लाओ त्ज़ू कहते हैं कि यदि आपको रात्रि की नींद चाहिए तो आपको दिन भर थकना होगा। अब यहीं दोस्तों जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर नीचे एक मकान बन रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ लोग, शायद 3-4 लोग, वैसे मैंने 2 लोग देखे वहाँ पर, जो मेरी पिताजी की उम्र के हैं, 40-50 साल के। वो पत्थर तोड़ने आते हैं वहाँ। पत्थर दोस्तों, चट्टान होती है, उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? वो कुछ ऐसा बना होता है छीनी टाइप, उसको क्या करना पड़ता है, उसको धीरे 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 पत्थर को तोड़ना है दोस्तों, कोई मजाक नहीं है। हथौड़ा मारना है, बीच में अपनी लग भी सकती है। अब हम कह सकते हैं कि शायद वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, मगर प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। काम में आपका प्रेम होना चाहिए, वो पूजा बन जाती है। तो इसी तरह से मैंने जो पोएम लिखी है, ये जो मुझे व्यक्ति मिले थे उनको ही समर्पित है। ना मैं उनका नाम जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ मैं। हाँ, उन्होंने ये कहा दोस्तों मुझे कि आपको यदि जो डॉक्टर ने आपको जो बोला है कि भाई आप किस तरह से ठीक होंगे, तो मैं वहाँ गया था सूप के लिए। कुछ जो चीज़ें मैंने लेनी थी, बेसिकली जो भिड्ढू, हाँ भिड्ढू कहते हैं उसे, और बकरियां होती है, भिड्ढू हो गया, बकरी हो गई, उसके पैर का सूप पीना पड़ता है दोस्तों। तो उससे रिकवरी धीरे धीरे होती है, ऐसा माना जाता है, और साइंटिफिकली प्रूफ भी है ये। हमारे हिस्ट्री के एक लेक्चरर थे लाहौल स्पीति में, उनका नाम था प्रेमजीत। तो वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो वो कहते थे कि पहले पहले देखो मानव की बलियां दी जाती थी। तो आज की डेट में हम स्तब्ध रहते हैं कि मानव की बलि कैसे दे सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, कैसे करते हैं। मगर वो कहते हैं कि दोस्तों आने वाले 2500 साल बाद ये लिखा जाएगा किताबों में कि भेड्डू की बलि दी जाती थी, मुर्गे की बलि दी जाती थी, बकरों की बलि दी जाती थी। वो वहाँ की जो सोसाइटी होगी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मूल्य बदल गए होंगे, वैल्यूज़ बदल गई होगी। वो कहेंगे ऐसे कैसे लोग थे जो भिड्डू की ही बलि दे देते थे देवता के नाम से, बड़ा अन्याय करते थे। जैसे हमें लगता है कि आज की डेट में किसी मानव की बलि नहीं दी जाती है मंदिर में, पुराने टाइम में मानव की बलि दी जाती थी मंदिर में। कुछ लोग तो खुद कहते थे कि श्रद्धा भाव से आज मेरी बलि दे दीजिए।
जैसे एक जो स्टोरी है सदगुरु ओशो ने जो कही है कि उसमें ये कहा गया है कि जो इस्लाम है उसमें कहा जाता है कि कोई अल्लाह नहीं, एक अल्लाह के। जो व्यक्ति था, जो मंसूर था, वो कहता था कोई अल्लाह नहीं, बस इतना ही शब्द कहता था, उसके आगे नहीं कहता था। तो बड़े बड़े जो धार्मिक नेता थे उन्होंने कहा तुम बहुत गलत बातें करते हो, अनाप शनाप बातें करते हो, क्या कहते हो तुम? उसने कहा मैं यही कहता हूँ, कोई अल्लाह नहीं, कोई अल्लाह नहीं है, मुझे मिला नहीं है आज तक। मैं बहुत भटका, जंगल गया, मंदिर गया, मस्जिद गया, मिला ही नहीं मुझे अल्लाह। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम बहुत अलोल, बहुत फिजूल बातें करते हो, तुम्हें हम बताते अल्लाह कहाँ है। तो उसे दोस्तों मंसूर को फांसी दे दी गई, चढ़ा दिया गया, उसको कीले ठोक दिए गए। ऐसा भी समाज है दोस्तों। तो ऐसा कहा जाता औरंगज़ेब ने उस समय भारत में शासक जो था औरंगज़ेब था, तो औरंगज़ेब ने उसकी गर्दन उड़ा दी। और जब गर्दन उसकी निकल गई दोस्तों, तो उसके मुंह से जो उसके वाणी से वाक्य निकला वो निकला कोई अल्लाह नहीं, एक अल्लाह के। सिर धड़ से अलग हो चुका था और उसने कहा कोई अल्लाह नहीं, एक अल्लाह के। लगता है दोस्तों सदगुरु ओशो कहते हैं कि उसी दिन उसने देख लिया कि कोई अल्लाह नहीं, एक अल्लाह के। ये बातें बहुत गहरी है दोस्तों, इसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत मुश्किल है। फिलॉसफीज़ है, थॉट्स है, बहुत डीप थॉट्स है। मगर सबसे बड़ी बात मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि एक स्थिति ऐसी आती है जीवन में जब आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जो कुछ आपने सीखा उसको भूलना पड़ता है। सदगुरु ओशो ने भी यही कहा है कि सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जाए, सवाल ये है कि कितना भूला जाए। भूलने की दशा कब आएगी दोस्तों? भूलने की दशा बहुत ही अल्टीमेट दशा है। जो आपने सीखा है वो आपको भूलना ही पड़ेगा। तो मैं कविता देखो दोस्तों जो मेरी लिखी थी उसके ऊपर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। संघर्ष, सुनिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा कि एक कवि जो है वो किस तरह से अपने शब्दों को अपनी कॉपी में उकेरता है, किस तरह से वह खेलता है शब्दों से दोस्तों। तो संघर्ष कविता का नाम है। संघर्षशील व्यक्ति खामोश, धैर्यवान और सौंदर्यवान बना रहता है। ये सब शब्द दोस्तों उस भ्राताश्री के लिए समर्पित है जो मुझे आज मिला था दुकान में। मानो वह समय से खेलता रहता है, जैसे छोटा बच्चा मिट्टी से खेलता रहता है। मिट्टी के लौंदे होते हैं दोस्तों, उससे छोटे बच्चे खेलते हैं। मैं भी जब लाहौल स्पीति में था, मुझे याद है पूरा दोस्तों, वो पूरी कहानी आपको बताऊंगा। मैं भी मिट्टी के लौंदों से खेलता था। शायद मैं दूसरी, तीसरी या चौथी तो नहीं कह सकते, छोटा था मैं, पहली दूसरी में। उस समय मैं मिट्टी के लौंदों से खेलता रहता था, गाय चराने जाता था। और जो मिट्टी को जो मैं मूंछता था या फिर गूंदता था वो अपने पेशाब से गूंदता था। पानी नहीं होता था वहाँ, पानी तो चलो मिल भी जाए, मगर जो शरारत है, पहले मैं पेशाब करता था, फिर उस मिट्टी को बिल्कुल हाथ से ही गूंदता था और उसके बाद उसका मैं ट्रक बनाता था। ट्रक किसको बनाता था मैं? वो जो जिसको जैसे एलपी हो गया या फिर टिप्पर, मुझे बहुत पसंद था। टिप्पर आते थे हमारे गांव में, जो लाहौल स्पीति में मेरा गांव है तिबुक, वहाँ पर टिप्पर आते थे तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो टिप्पर। और उस मिट्टी के लौंदे का मैं टिप्पर बनाता था और आगे का हिस्सा बनाता था मैं, पीछे का हिस्सा बनाता था। उसको जोड़ने के लिए क्या यूज़ करता था, बीच में कुछ माचिस की तीली या फिर कहीं कुछ झाड़ का जो छोटा जैसा जो लकड़ी होगा, छोटी लकड़ी को जोड़ता था मैं, ताकि उसका सिर अलग बनाऊं और उसका जो काठड़ा है वो अलग बनाऊं। शुद्ध देसी बता रहा हूँ दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, सच्चा संघर्ष व्यक्ति को निखारता है। सच्चा संघर्ष व्यक्ति को निखारता है। संघर्ष व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है।